चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। टारगेट है 30 सवाल करने हैं आज। विल ट्राई टू कंप्लीट 30 प्रॉब्लम टुडे। जीपीएससी में 70% क्वेश्चन रिपीट दिए, बढ़िया है फिर तो। अमर पंडित हो गया होगा तुम्हारा, मतलब अच्छा गया होगा पेपर। 70% क्वेश्चन रिपीटेड थे, अच्छी बात है, तो मतलब बेनिफिट मिला इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। फर्स्ट प्रॉब्लम, list 1 contains some properties of the water wastewater, list 2 contains some tests on wastewater. अमर पंडित, मैं महाराष्ट्र से हूँ। चलो अच्छी बात है। चलो देखो टेस्ट बताने हैं आपको। सस्पेंडेड सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन, सस्पेंडेड सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन के लिए टेस्ट टर्बिडिटी। तो सस्पेंडेड सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन के लिए टेस्ट कौन सा है हमारा? टर्बिडिटी टेस्ट। देन मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स, ऑर्गेनिक्स की बात कर रहा है यानी बीओडी। बैक्टीरियल कॉन्सेंट्रेशन एमपीएन टेस्ट। कोगुलेंट डोज जार टेस्ट। आंसर मैच कराओ, आंसर मैच कराइए। डी ट्रिपल एस बी में मोस्टली न्यूमेरिकल डाल दी, अच्छी बात है। क्या रिजल्ट आ रहा है? आंसर इज व्हाट? आंसर कम्स आउट टू बी हाउ मच? बी। सो आंसर इज बी। सो आंसर बी है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा सवाल था, ज़्यादा कुछ नहीं था। द पोर्टेबल वाटर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम टर्बिड सरफेस वाटर बाय अडॉप्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इन सीक्वेंसेस। आपको सीक्वेंस बताना है ट्रीटमेंट का, तो सीक्वेंस ऑफ द ट्रीटमेंट इज टू बी डिस्कस्ड। तो टर्बिड सरफेस वाटर, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, स्टोरेज, सप्लाई। ये तो आंसर ही आ गया। वाह क्या सवाल पूछा है। पहला ऑप्शन पड़ा वही आंसर है, तो सही सीक्वेंस तो लिखी हुई है। टर्बिड सरफेस वाटर, फिर कोगुलेशन, फिर फ्लोकुलेशन, फिर सेडिमेंटेशन, फिर फिल्ट्रेशन, फिर डिसइंफेक्शन, स्टोरेज एंड फॉलोड बाय द सप्लाई। फाइनली पानी को हम सप्लाई कर देंगे, सो फाइनली वाटर विल बी सप्लाइड। तो आंसर इज ए, तो आंसर ये है हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। अच्छा, मैच कराने लिस्ट, सो लिस्ट मैच करानी है। चलो भैया लिस्ट मैच कराते हैं। इसकी क्या है? पहली चीज, थिकनिंग ऑफ द स्लज, थिकनिंग ऑफ द स्लज बाय केमिकल ऑक्सीडेशन। सो थिकनिंग ऑफ स्लज, थिकनिंग का मतलब क्या होता है? थिकनिंग का मतलब होता है, थिकनिंग का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ वाटर। ये इधर उधर हो गए हैं, तो सेपरेशन ऑफ वाटर, ये भी सेपरेशन ऑफ वाटर है। सो थिकनिंग ऑफ स्लज का मतलब क्या? पानी सेपरेट होना। तो हम पानी सेपरेट करते हैं, नहीं पानी को हटा देते हैं। तो इसका 4 भी हो सकता है, इसका 2 भी हो सकता है। यहाँ सब बनता है, पेपर में गड़बड़ हो जाती है। यहाँ मस्ती भी तो करते हो, पेपर में मस्ती नहीं चलती। अच्छा यहाँ बनता क्या है, यहाँ तो मेरे को बताना पड़ता है। ऑप्शन ए और बी सेम है। कौन है भाई ये? देखो ऑप्शन ए और बी सेम है। टर्बिड सरफेस वाटर, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, स्टोरेज, सप्लाई। हाँ ऑप्शन ए और बी सेम है। ए और बी ऑप्शन सेम है, सही बोल रहा है सुमित कुमार भाई। यहाँ बनता क्या है, यहाँ तो मैं बना देता हूँ, तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं देती मुझे। चलो, स्टेबलाइजेशन ऑफ द स्लज बाय हीट और केमिकल ट्रीटमेंट। स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है डाइजेशन यानी डीकम्पोजिशन। तो बी का ऑप्शन का क्या है? बी ऑप्शन का है डाइजेशन ऑफ द स्लज। डाइजेशन के टाइम पे स्लज क्या हो जाती है? स्टेबलाइज हो जाती है। देन कंडीशनिंग ऑफ द स्लज, कंडीशनिंग ऑफ द स्लज, कंडीशनिंग ऑफ द स्लज का मतलब क्या होता है? कंडीशनिंग कैसे की जाती है? अगेन बाय सेपरेशन ऑफ द वाटर। तो स्लज की फ्लूइडिटी बढ़ाते हैं, सो डिक्रीज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम डिक्रीज है, तो डिक्रीज इन वॉल्यूम, सो अगेन यू कैन से डिक्रीज इन वॉल्यूम। अच्छा, थिकनिंग का फिर मतलब आ गया, थिकनिंग का मतलब ये हो गया सर, मतलब जब अनअकैडमी ऐप पर करते हैं तब। अच्छा, सो थिकनिंग में आएगा ना डिक्रीज इन वॉल्यूम, तो पहला पार्ट तो फिर मैं वापस कर रहा हूँ, इसको बातों में लगा देते हैं। सो थिकनिंग ऑफ द स्लज, डिक्रीज इन वॉल्यूम, रिडक्शन ऑफ द स्लज बाय फ्लोटिंग। अच्छा ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ द वाटर, सेपरेशन ऑफ वाटर, थोड़ा एरो गलत बन गया था तो मैंने वापस कर दिया। स्टेबलाइजेशन का मतलब है डाइजेशन, तो स्टेबलाइजेशन का मतलब है डाइजेशन। फिर है हमारे पास क्या? कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का भी मतलब है फ्लूइडिटी बढ़ाना, यानी फिर से सेपरेशन ऑफ वाटर भी हो सकता है और ये लास्ट वाला सेपरेशन ऑफ वाटर भी हो सकता है, ये मेरे को ऑप्शन देखने पड़ेंगे। रिडक्शन ऑफ द स्लज बाय फ्लोटिंग और ग्रेविटी, रिडक्शन ऑफ द स्लज यानी वॉल्यूम घटाना, तो डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द स्लज।
जरा मैच करके बताओ कौन सा ऑप्शन निकल के आ रहा है। तो एक चीज तो फिक्स है, एक चीज तो फिक्स है, डी का 1 है, डी का 1 है और बी का 3 है। तो डी का 1 है, बी का 3 है, बाकी मैच करके दिखाओ। सही बात है, तो चेक करना डी का 1, सो डी का 1, तो ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, बी का 3, बी का 3, सो सी इज द आंसर। तो सी आंसर है हमारा, सी इज द आंसर। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, विल कंटिन्यू। The BOD removal efficiency in percentage. The BOD removal efficiency in percentage during primary treatment under normal condition is about. Primary treatment की BOD removal efficiency standard. Efficiency of BOD removal of primary treatment 30 to 40%. Efficiency of suspended solid removal 60 to 70%. ये कौन है? अभिषेक। अरे वो सस्पेंडेड सॉलिड रिमूवल एफिशिएंसी होती है, देखो अनुज कुमार, ये देखो अभिषेक, फिर बोलते हैं कि यहाँ बन जाता है, पेपर में नहीं बनता। यहाँ तो मैं सही कर देता हूँ हाथों हाथ। ये देखो तीसरा भी आ गया, रिक चौधरी। अरे सस्पेंडेड सॉलिड रिमूवल एफिशिएंसी होती है 60 से लेके 70%। बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी पूछ रहा है 30 टू 40%। नोट्स खोल के देखो, आंसर इज सी। यहाँ पर तो डिलीट कर देते हो, वहां पर कोई बताता ही नहीं डिलीट करने के लिए। हाँ डिलीट ही कर दिया, आंसर ही डिलीट कर दिया बताने के बाद। सो आंसर इज बीइंग डिलीटेड। चलो आगे बढ़ते हैं। बल्किंग ऑफ द स्लज रेफर्स टू, स्लज बल्किंग क्या होती है? स्लज हैविंग पुअर सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, स्लज हैविंग पुअर सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज टर्म्ड एज बल्किंग स्लज। वो स्लज जिसके सेटल होने की टेंडेंसी कम होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बल्किंग स्लज बोलते हैं। बल्किंग स्लज कब होती है? जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ पूरी नहीं हो पाती। ग्रोथ पूरी क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स कम पड़ जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्यों कम पड़ जाते हैं? क्योंकि स्लजेज ज्यादा होती है। स्लजेज ज्यादा होती है, इसका मतलब एफ वाई एम रेशो कम होती है। एफ वाई एम रेशो किससे कम होती है? 0.3 पर डे से। स्टैंडर्ड रिजल्ट है। So when FYM ratio is less than 0.3 per day, sludge bulking takes place. sludge bulking हो जाती है, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ सुमित कुमार सही है। लेस न्यूट्रिएंट्स मतलब ग्रोथ नहीं हो पाएगी। न्यूट्रिएंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर कम है। बीपीएससी का लेवल ठीक ठाक है, तुम पेपर करो ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एडवर्सली अफेक्ट्स। सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड किसे अफेक्ट करता है? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। गलत है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं अफेक्ट करता, कार्बन मोनोऑक्साइड करता है। फंक्शनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ब्रेन रिस्पेक्टिवली। गलत है, फंक्शनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी सही है। तो सल्फर डाइऑक्साइड अफेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कार्बन मोनोऑक्साइड अफेक्ट्स द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के लिए ज्यादा होती है देन ऑक्सीजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में से ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देता है और खुद जुड़ जाता है, और कंपाउंड बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अगर 50% से भी ज्यादा हो गया, इट लीड्स टू द डेथ, तो इंस्टेंट डेथ हो जाती है उस समय। तो इससे ब्लड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है हमारी। चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। सो चले आगे, क्या है अगला सवाल? अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u एट एन एंगल ऑफ 55 डिग्री। तो प्रोजेक्टाइल फायर करी कितने एंगल पे? u एंगल है 55 डिग्री का, एंगल है 55 डिग्री। तो ये प्रोजेक्टाइल फायर करी, हमारी रेंज निकल के आ गई। दूसरी प्रोजेक्टाइल फायर करी एट एन एंगल ऑफ हाउ मच? दूसरी प्रोजेक्टाइल फायर करी एट एन एंगल ऑफ 35 डिग्री। ये R1 है और ये R2 है। द रेशियो ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ द फर्स्ट वन टू द सेकंड वन। सवाल पूछ रहा है R1 बाय R2 बता दो कितना होगा। रेंज कितनी होती है? बचपन में पढ़ी होगी, 11वीं 12वीं में फिजिक्स में आती है। तो रेंज कितनी होती है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। सो दिस इज अवर रेंज।
तो रेंज निकल के आती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो सिंप्लीफाई करके निकाल लो कितना आ रहा है, यू कैन कैलकुलेट कितनी वैल्यू निकल के आ रही है। तो पहले वाले केस में हमारा थीटा क्या है 55 डिग्री है, दूसरे वाले केस में 35 डिग्री है। RPSC इंटरव्यू में अच्छा गया, आर में जेई भी अच्छा नंबर आए हैं ब्रो, मैं हूँ सर अभी JEN योर स्टूडेंट मेड इजी। चलो ब्रो, नंबर आए हैं ब्रो, मैं हूँ सर अभी AEN। अभी सर किसको बोल रहे हो भैया, ब्रो किसको बोल रहे हो? चलो निकालो भैया क्या निकल के आ रहा है। यहाँ पे एक और कंसेप्ट बता दूंगा, पहले तो कैलकुलेट करते हैं। R1 बाय R2 यू स्क्वायर बाय जी साइन 2 और 55 डिग्री। इसका कुछ फॉर नहीं सर, ब्रो बॉर्डर लिखा है उन्होंने, अच्छा ऐसा लिखा है क्या, मेरे को लगा ब्रो बोल रहा है मुझे। साइन 2 35 डिग्री, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। कैलकुलेट, तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 1, वैल्यू 1 निकल के आती है, सो इट इज इक्वल टू 1। क्लियर है प्रॉब्लम? अच्छा यहाँ से डायरेक्टली एक कंसेप्ट निकाल सकते हो, डायरेक्टली यू कैन फाइंड द कंसेप्ट। सर अब तो साइट पर काम सही सही करना पड़ेगा, बड़ा बड़ा लोग आ जाता है इंस्पेक्शन पे। बड़े बड़े लोग आ जाते हैं इंस्पेक्शन पे, हाँ ढंग से काम किया करो, तुम ही हमारे देश के भविष्य हो। सो हाँ, डिस्कस क्या कर रहा था मैं, कंसेप्ट ये डिस्कस कर रहा था कि अगर दो एंगल का समेशन θ1 प्लस θ2 अगर 90 डिग्री हो जाए तो दोनों के लिए रेंज सेम निकल के आती है, तो रेंज विल कम आउट टू बी सेम। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुए रेंज विल कम आउट टू बी सेम। इस बार ESC PYQ पूरे 20 ईयर के कवर करा दीजिए, आप बहुत अच्छे से कराते हैं, मजा आ जाता है। अच्छा मतलब पिछली बार भी लगाए तुमने? अगर ये बोल रहे हो कि इस बार 20 साल के करवा लो, मतलब पिछली बार भी तुमने लगाए हुए 10 साल के, तो पिछली बार बस मजे लिए तुमने, सिलेक्शन नहीं लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू। If a roller is pulled over a curb, the least force Q required is कम से कम कितना फोर्स चाहिए। अब ये तो है स्टैंडर्ड रिजल्ट, अब रिजल्ट तो स्टैंडर्ड है ये, पर डायरेक्टली बता दूंगा तो आप बोलोगे सर कैसे निकल के आया, हाउ इट कम्स इनटू द पिक्चर। तो इस बात को समझने के लिए डायग्राम बनाते ही हैं। सो आई विल ड्रॉ द डायग्राम। तो ये सिचुएशन है हमारी, दिस इज द सिचुएशन। ट्राई करो। क्वेश्चन 128 समझ में नहीं आया, क्वेश्चन 128 समझ में नहीं आया। क्वेश्चन 128 बोल रहा है कि एक बार प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर रेंज निकालो जब एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल है 55 डिग्री, दूसरे वाले केस में 35 डिग्री। तो मैंने तो बोला है आप कैलकुलेट कर लो, रेंज का रेशियो निकालना है, तो साइन 2 55 डिग्री साइन 2 35 डिग्री, इसका रेशियो निकाल लो, 1 निकल के आता है। तो रेशियो पूछिए, द रेशियो ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ द फर्स्ट वन टू द सेकंड वन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, रेंज। तो रेंज का तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो एक बार थीटा आपका 55 डिग्री है, एक बार 35 डिग्री है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, अच्छा प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन वो होता है कि प्रोजेक्टर पे पिक्चर देखते हैं अपन घर पे, हाँ तो वही 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 है प्रोजेक्टाइल मोशन। चलो तो 129, सो 129 प्रॉब्लम क्या है सो 129 प्रॉब्लम ये बोल रहा है, 129 प्रॉब्लम ये बोल रहा है कि इफ अ रोलर इज टू बी पुल्ड ओवर अ कर्व, एक रोलर है जिसको हमने पुल किया कर्व के ऊपर, लीस्ट फोर्स क्यू कब रिक्वायर्ड होगा, लीस्ट फोर्स की रिक्वायरमेंट कब निकल के आएगी। तो लेट सपोज हमारा ये जो कर्व है
इसकी हाइट है h, और हमारा जो रोलर है जिसको आपको पुल करना है ये है रेडियस r का, तो हाइट h है, ये इसकी रेडियस है r, सो रेडियस इज r। आपको इसको पुल करना है, यू हैव टू पुल इट ऑफ। तो बोला लीस्ट फोर्स की रिक्वायरमेंट कब होगी लीस्ट फोर्स की रिक्वायरमेंट कब होगी, तो ये कैलकुलेट करके बताओ लीस्ट फोर्स की रिक्वायरमेंट कब होगी। रिजल्ट इज स्टैंडर्ड, रिजल्ट हमारा स्टैंडर्ड है, पर फिर भी मैं आपको डिराइव करके बता रहा हूँ, आई एम डिराइविंग दिस, कुछ नहीं लगेगा, हार्डली इट विल रिक्वायर 2 और 3 मिनट्स। तो पहली चीज, जब आपने इस रोलर को पुल किया कर्व के ऊपर, एट क्रिटिकल स्टेट ये जो रोलर है, जो बॉटम सरफेस है, इससे अपना कांटेक्ट छोड़ देगा। तो जब इससे अपना कांटेक्ट छोड़ देगा, इस रोलर के ऊपर 3 फोर्स लग रहे होंगे। तो मैं उस स्टेट में फ्री बॉडी डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूं, मैं उस स्टेट में फ्री बॉडी डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूं जब रोलर ने हॉरिजॉन्टल जो बेस है उससे अपना कांटेक्ट छोड़ दिया है। तो जब इसने अपना कांटेक्ट छोड़ दिया, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, व्हाट आर दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस, तो उसकी बात करते हैं। पहला फोर्स जो पुल आपने लगाया, दूसरा फोर्स जो वेट लग रहा है इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तीसरा फोर्स जो रिएक्शन फोर्स है, जो रिएक्शन फोर्स आया कहां से, एज से। तो 3 फोर्सेस मैंने आपको दिखाया, रिएक्शन फोर्स, सेल्फ वेट, और जो पुल आपने अप्लाई करी, द पुल विच इज बीइंग अप्लाइड। रिएक्शन कहां पे डेवलप हुई, हमारे पॉइंट ए पे डेवलप हुई है। रिएक्शन कहां पे डेवलप हुई, हाँ, वर्टिकल नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात अनूप यादव, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये 3 फोर्सेस हैं, दीज आर द 3 फोर्सेस। क्लियर है यहाँ तक की कहानी, रिपीट करना है इसमें से कुछ भी, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन। चलो यहाँ तक की बात समझ में आती है। लेट सपोज ये एंगल हमारा है अल्फा, तो जो मेरा पुल है और जो रेडियल एंगल है या जो रिएक्शन है उसके बीच का एंगल, इसको मैं बोलता हूँ रिएक्शन एट पॉइंट ए। तो जो पुल है और जो रिएक्शन के बीच का एंगल है वो है अल्फा, और जो सेल्फेट है और जो रिएक्शन के बीच का एंगल है वो है हमारा बीटा, दैट एंगल इज इक्वल टू बीटा, वो एंगल हमारा बीटा निकल के आता है। जो मेरी रिएक्शन एट पॉइंट ए है वो ए पॉइंट से पास कर रही है, तो इफ आई कैलकुलेट द मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, इफ आई कैलकुलेट द नेट मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, जो नेट मोमेंट होगा पॉइंट ए पे वो 0 निकल के आना चाहिए। सो आई विल से समेशन ऑफ द मोमेंट अबाउट पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल टू 0। अब मोमेंट की वैल्यू कैसे निकालूंगा, जरा कैलकुलेट करके बताना, मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी। दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू लेट अस सपोज x, एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू लेट अस सपोज y, ये डिस्टेंस हमारी y है। तो हम बोलेंगे p इंटू एक्स, p इंटू एक्स माइनस w इंटू वाई मस्ट बी इक्वल टू 0, ये वैल्यू 0 निकल के आनी चाहिए। सो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि p इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई बाई एक्स। अब जरा मुझे कोई x और y की वैल्यू बता देगा रेडियस के टर्म में, अब जरा मुझे कोई x और y की वैल्यू बता देगा रेडियस के टर्म में। विल समबडी टेल द वैल्यू ऑफ x एंड y इन टर्म्स ऑफ रेडियस। तो x की वैल्यू कितनी है रेडियस के टर्म में, तो मैं डायग्राम दोबारा बना के दिखा देता हूं आपको। ये हमारा रेडियस r है, दिस इज अवर रेडियस r, और ये अल्फा है, दिस इज x। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ r, x की वैल्यू कितनी है इन टर्म्स ऑफ r, इट इज इक्वल टू r साइन अल्फा। कौन है ये r, y इज इक्वल टू r। गजब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चीज बताई, ये जो भी है उसने बहुत बढ़िया चीज बताई कि x y इज इक्वल टू r, y r के बराबर है। x की वैल्यू r के टर्म में कितनी है, व्हाट द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ r, इट इज इक्वल टू r साइन अल्फा, r साइन अल्फा के बराबर है ये। सो इट इज इक्वल टू w बाय r साइन अल्फा। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, फिर से ट्राइंगल बनाया मैंने, अगेन आई हैव ड्रॉन अ ट्राइंगल। ये हमारा y है, ये r है, और ये बीटा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ बीटा, y की वैल्यू कितनी है इन टर्म्स ऑफ बीटा, दिस इज इक्वल टू r cos बीटा, r cos बीटा। अब जरा मुझे कोई बताएगा p मिनिमम कब होगा, व्हेन p विल बी मिनिमम। अब जरा मुझे कोई बताएगा p की वैल्यू मिनिमम कब निकल के आएगी, व्हेन द वैल्यू ऑफ p विल कम आउट टू बी मिनिमम। नाउ व्हेन somebody tell when the value of p will come out to be minimum, जब हमारा cos बीटा क्या हो जाएगा, या sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, when sin alpha will come out to be maximum। so we'll say for p to be minimum, sin alpha की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, sin alpha मैक्सिमम होना चाहिए, तो sin alpha मैक्सिमम हो गया, so sin alpha must be maximum,
साइन अल्फा मैक्सिमम निकल के आएगा। तो जब साइन अल्फा मैक्सिमम निकल के आएगा, इफ साइन अल्फा इज मैक्सिमम वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ, साइन अल्फा की वैल्यू 1 है तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री हो गई। अगर अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, क्या मतलब हुआ इस बात का, इफ अल्फा इज 90 डिग्री, अगर अल्फा 90 डिग्री है, इसका मतलब जो रिएक्शन आई है पॉइंट ए पे, उसके 90 डिग्री पे आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सिचुएशन क्या बनी हमारी, सिचुएशन ये बन गई हमारी, द सिचुएशन डेवलप्ड इज दिस, कि ये हमारा रोलर है, ये हमारी कर्व है, ये रिएक्शन आया आर ए, दिस इज रिएक्शन आर ए, सो दिस इज अवर रिएक्शन आर ए, सो दिस इज रिएक्शन आर ए। आपको जो अपना पुल लगाना पड़ेगा, आपको जो अपना पुल लगाना पड़ेगा, इससे 90 डिग्री एंगल पे लगाना पड़ेगा। तो अगर आपने पुल इस रिएक्शन के 90 डिग्री एंगल पे लगाया, इट वैल्यू विल कम आउट टू बी मिनिमम, इसकी वैल्यू मिनिमम निकल के आएगी। तो बस ये सवाल पूछा था, दिस वाज बीइंग आस्क्ड। क्लियर है? चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। देखो अगला सवाल क्या है, चेक व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। चले देखो अगला सवाल क्या है। Shall we continue? देखो, the angle between the two forces to make their resultant minimum and maximum are respectively. आपके दो फोर्सेस के बीच का एंगल कितना होना चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम होने के लिए। मैक्सिमम फोर्स कब होगा, जब दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाए, और मिनिमम फोर्स कितना होगा जब दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाए। तो मैक्सिमम होगा F1 प्लस F2, मिनिमम होगा F1 माइनस F2। ये कौन है, 90 और 0 वाला। सो आंसर इज व्हाट, मिनिमम के लिए एंगल कितना होना चाहिए, फॉर मिनिमम एंगल शुड बी हाउ मच। ये देखो अभी भी आंसर डी बता रहे हैं। अरे मिनिमम के लिए एंगल कितना होना चाहिए, पहले पूछ रहा है मिनिमम, ही इज आस्किंग अबाउट मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए एंगल 0, मिनिमम के लिए एंगल 180 डिग्री। सो मैक्सिमम के लिए एंगल 0, मिनिमम के लिए 180 डिग्री। तो आंसर इज ए, तो आंसर हमारा ए है। क्लियर है? रिपीट करना है इस पर कुछ किसी के लिए? चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। ठीक है, बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द फोर्सेस। फंडामेंटल लॉ क्या है हमारे फोर्सेस का, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, लामीज थ्योरम। सो फंडामेंटल लॉ ये होती है फंडामेंटल लॉ, दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ द फोर्सेस। बता दो जरा देख के कौन सा लॉ आ रहा है, तो डायग्राम भी बना दिया अब तो। सो विच इज दिस लॉ, इस लॉ को क्या बोला जाता है, सो दिस इज टर्म्ड एज पैरेललोग्राम लॉ। तो सबसे फंडामेंटल लॉ है हमारा, इट्स द मोस्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ द फोर्सेस। So this is force F1, this is force F2, angle है theta. So it is the most fundamental law of the force. Resultant force कितना होगा हमारा? The resultant force will be equal to F1 square plus F2 square plus 2
F1 F2 cos थीटा का स्क्वायर रूट, F1 F2 cos थीटा का स्क्वायर रूट. सो दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ. ये देखो अमर पंडित को, इससे पिछला क्वेश्चन हुआ था मिनिमम और मैक्सिमम वाला, इससे पिछला क्वेश्चन हुआ था मिनिमम और मैक्सिमम वाला. हाँ चलो आगे बढ़ते हैं. फ्री बॉडी डायग्राम मीन्स, फ्री बॉडी डायग्राम, अच्छा फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम, डायग्राम ड्रॉन विद फ्री हैंड, diagram of a body with applied forces, diagram of body with an applied force, self hit and reaction, diagram of freely suspended body. So free body diagram क्या होता है? इसमें आप सारे forces दिखा दो. Diagram of the body with applied forces, with self hit and reactions. This is termed as free body diagram. इसको हम free body diagram बोलते हैं. Drawn with free hand, हाँ. So diagram which is drawn with free hand. चले आगे. चलो आगे बढ़ते हैं. So we'll continue. देखिए अगला प्रॉब्लम क्या है. 0.2% proof stress means, 0.2% proof stress means क्या होती है proof stress? Stress corresponding to 0.2% strain, 0.2% of the ultimate stress, stress which is unloading, stress which if unloading is made then there will be 0.2% of permanent set, none of the above. चलो अब सवाल पूछ रहा है 0.2% proof stress क्या होता है. 0.2% proof stress का मतलब ये होता है, it is the amount of the stress, it is the amount of the stress which will result in a plastic strain of 0.2%. ये उतना स्ट्रेस है जो आपको 0.2% की क्या दे देगा, प्लास्टिक स्ट्रेन दे देगा. तो लेट सपोज ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, लेट सपोज ये हमारी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है. तो प्रूफ स्ट्रेस 0.2% का वो स्ट्रेस होता है कि अगर यहाँ पर आके आपने, तो मैंने कुछ सिग्मा पी बोल दिया, यहाँ पर आके अगर आपने अनलोडिंग कर ली, आपको परमानेंट सेट कितना मिलेगा, यानी प्लास्टिक स्ट्रेन कितनी मिल जाएगी, 0.2% की मिल जाएगी, 0.2% की मिल जाएगी. इसको हम टेक्निकली बोलते हैं 0.2% प्रूफ स्ट्रेस. So answer is C. तो टोटल स्ट्रेन भी निकाल सकते हो आप. ये तो हमारी क्या है, प्लास्टिक स्ट्रेन है. इसके बाद इलास्टिक स्ट्रेन निकालनी हो तो आप वो भी निकाल सकते हो. दिस इज अवर इलास्टिक स्ट्रेन, तो वो हमारी इलास्टिक स्ट्रेन होगी. चलो आगे बढ़ते हैं. इन केस ऑफ स्टील द स्ट्रेन एट द यील्ड पॉइंट इज, स्टैंडर्ड सवाल है. तो इन केस ऑफ स्टील द स्ट्रेन एट द यील्ड पॉइंट पे कितना स्ट्रेन होता है, 0.125%. मोर ओवर इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द स्टील, इसके आसपास ही वेरी कर रही होती है. तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ध्यान रखने के लिए आपको. तो 0.125%. क्लियर है. सॉम करवा दो. सॉम तो करवा के खत्म भी कर दी, सॉम तो करवा के खत्म भी कर दी कब की, अभी तो खत्म हुई है 3-4 दिन पहले. चलो. इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल द रेशियो ऑफ अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस. ब्रिटल मटेरियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ से. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज मोर देन टेंसाइल स्ट्रेंथ. तो जो रेशियो निकालोगे आप अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेस का टू द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस का, इट विल कम आउट टू बी मोर देन 1. तो ये 1 से ज्यादा निकल के आएगी. So it comes out to be more than 1. चलो आगे बढ़ते हैं. A bar of brass is enclosed in a steel tube. ये हमारी स्टील ट्यूब है नीले कलर की, सॉरी. So a bar of brass is enclosed in the steel tube. Steel tube is of blue color. अंदर ब्रास है इसके, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ रेड कलर से. ठीक है, सॉरी रेड कलर. तो ब्रास हमारा रेड कलर से, बाहर स्टील ब्लू कलर की है. फिर क्या बोला, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द ब्रास इज मोर देन दैट ऑफ द स्टील. व्हेन टेम्परेचर राइजेस द नेचर ऑफ द स्ट्रेसेस. टेम्परेचर राइज क्या, नेचर ऑफ द स्ट्रेस बताओ. अब क्योंकि अल्फा ब्रास की ज्यादा है
दिस इज ब्रास, दिस इज ब्रास और बाहर स्टील है। क्योंकि अल्फा ब्रास की ज्यादा है, इसमें एक्सटेंशन क्या मिलेगी आपको, तो हम बोलेंगे डेल्टा ऑफ ब्रास विल बी मोर, डेल्टा ऑफ स्टील विल बी लेस। तो टेम्परेचर के बढ़ने से दोनों एक्सपेंड होंगे, पर ब्रास में एक्सपेंशन ज्यादा आएगी, स्टील में कम आएगी। तो स्टील ब्रास को क्या करेगा, स्टील ब्रास को कंप्रेस कराएगा और ब्रास स्टील को एक्सटेंड कराएगा। तो स्टील में क्या डेवलप हो जाएगी, टेंशन, ब्रास में क्या डेवलप हो जाएगी, कंप्रेशन। देख लो ऑप्शन मैच करा दो क्या निकल के आ रहा है। व्हाट द ऑप्शन, कंप्रेसिव स्ट्रेस इन स्टील ट्यूब, सो टेंसाइल इन स्टील ट्यूब, कंप्रेसिव इन ब्रास। तो आंसर इज ए, तो आंसर है हमारा, ठीक है। सो आंसर इज ए। क्लियर है। देखो पहले उसको दिक्कत थी सॉम करा दो, अब जब बोल दिया करा दो तो कहाँ है, जब उसको ये भी बता दोगे ना कहाँ है, तब भी शांति नहीं मिलेगी उसे, तो फिर वहां पे जाके कोई दूसरा डाउट पूछ रहा होगा। The relationship among modulus of elasticity E, bulk modulus K and Poisson's ratio M, ये तो सिंपल सा सवाल है। So we know E is equal to 3K 1 minus 2M, तो कौन सी रिलेशनशिप है, B। So E is equal to 3K 1 minus 2 म्यू, म्यू को इसने M बोला हुआ है। तो पॉइजन्स रेशियो को इसने M बोला हुआ है, म्यू भी बोला जाता है, यू कैन रिप्लेस इट बाय म्यू आल्सो। चलो आगे बढ़ते हैं। A portion of the beam, a portion of the beam between two section is said to be pure bending, pure bending when there is, प्योर बेंडिंग का मतलब है इट इज बीइंग सब्जेक्टेड टू व्हाट, प्योर बेंडिंग का मतलब है इट इज बीइंग सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट जो कांस्टेंट हो और शेयर फोर्स नहीं हो वहां पे, वेयर देयर इज नो शेयर फोर्स। सो इट हैज कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट एंड जीरो शेयर फोर्स। एग्जांपल दूं अगर मैं आपको, इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, ये लो, सो सब्जेक्टेड टू मोमेंट एम, तो कैंटिलीवर सब्जेक्टेड टू मोमेंट एम, तो इसके पूरी लेंथ के लॉन्ग बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कितना m, पर शेयर फोर्स कितनी है, जीरो। सो दिस इज BMD, दिस इज SFD, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, प्योर बेंडिंग बोल देते हैं। सो दिस इज द केस ऑफ प्योर बेंडिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन अ बीम ऑफ सर्कुलर सेक्शन इज, ये भी सिंपल सवाल है, सर्कुलर सेक्शन में मैक्सिमम कितना होता है, टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज। सो टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज। 4/3 का मतलब क्या है, 1.33। 2 पॉइंट लोडिंग 1/3 लेंथ, बिल्कुल सही बात है श्रीकांत, आपने बिल्कुल सही बताया। अच्छा रेक्टेंगुलर के लिए बता देना, रेक्टेंगुलर के लिए मैक्सिमम कितना होता है, फॉर रेक्टेंगुलर इट इज 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज। देन ट्राइंगुलर के लिए कितनी होती है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज हाउ मच, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज, तो 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज। तो रेक्टेंगल के लिए, ट्राइंगल के लिए 1.5 टाइम्स, सर्कल के लिए 4/3 टाइम्स, फॉर सर्कुलर सेक्शन 4/3 टाइम्स। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट करो, 10 सवाल और है, देयर आर 10 मोर प्रॉब्लम्स, विल कंटिन्यू। A cantilever carries a uniformly distributed load, a cantilever carries a uniformly distributed load from fixed end to the mid span, from fixed end to the mid span, ठीक है, मिड स्पैन तक लेके जा रहा है। तो लेट अस सपोज टोटल लेंथ है हमारी 2L, तो मिड स्पैन से 2L तक, एंड UDL ऑफ सेम इंटेंसिटी फ्रॉम मिड स्पैन टू द फ्री एंड इन द सेकंड केस, इन द सेकंड केस। दूसरे केस में UDL कहाँ जा रही है, दूसरे केस में UDL मिड स्पैन से एंड तक जा रही है, मिड स्पैन से एंड तक जा रही है, ठीक है। क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन टू केसेस, दोनों के अंदर जो रेशियो है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का वो निकालना है। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ मिलेगी आपको, फ्री एंड में मिलेगी, फ्री एंड ये A है, तो आपको निकालना है, ये पहला केस है,
ये दूसरा केस है, तो आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा 1 बाय डेल्टा 2 एट पॉइंट ए। निकाल सकते हो? कैसे निकाले? हाउ टू कैलकुलेट दिस? यूडीएल की वजह से रिफ्लेक्शन कितनी होती है कैंटिलीवर में? तो अगर मैं पहले वाले केस में निकालूं डेल्टा, पहले वाले केस में इसका डिफ्लेक्शन कितना आएगा? WL4 बाय ए टी आई, प्लस जो स्लोप बनेगी उसकी वजह से भी डिफ्लेक्शन आएगा, यानी प्लस थीटा इंटू एल। सो WL4 बाय 8 EI, थीटा की वैल्यू कितनी है? WL3 बाय 6 EI, WL3 बाय 6 EI इंटू एल, यही वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू। जरा इसका एलसीएम निकाल के बताना कितना आ रहा है, दोनों को ऐड करो। सो WL4 बाय EI इज कॉमन, जरा 1/8 और 1/6 का एलसीएम लो ना, कितना आ रहा है? 1/8 प्लस 1/6 इज हाउ मच? 1/8 प्लस 1/6 coming out to be how much? 1/8 प्लस 1/6 7/24, तो 7/24। ये तो पहले वाले केस में आ गया डेल्टा। अब दूसरे वाले केस में डेल्टा निकालना है। अब बहुत सारे तरीके निकालने के लिए सबसे सिंपल तरीका मैं यूज कर रहा हूँ, सबसे सिंपल तरीका यूज कर रहा हूँ मैंने, यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया। यूडीएल को कन्वर्ट किया पॉइंट लोड में, कितना? WL, और कहाँ लगेगा? कहाँ लगेगा? L प्लस L/2, 3L/2 दूरी पे लगेगा। तो यहां से निकाल सकते हो डेल्टा 2। सो डेल्टा 2, सेम यही कहानी, सेम यही कहानी कैसे? WL4 बाई 8 EI, सो हम बोल सकते हैं सो इट इज इक्वल टू WL4 बाई 8 EI। W की जगह क्या है हमारा? WL, ये वैल्यू निकल के आएगी। तो पॉइंट लोड नहीं, पॉइंट लोड है, सो इट इज PL3 बाई 3 EI। सो PL, L कितनी है? 3L/2, सो PL3 बाई 3 EI, पॉइंट लोड की वजह से डिफ्लेक्शन, प्लस थीटा इंटू एल, एल की वैल्यू कितनी होगी? L/2। सो WL4 अपॉन EI, ये वाला फैक्टर कितना बना? 3 कट गया, सो 3 कट गया, 3 स्क्वायर, सो 9/81, सो 9/2 इंटू 2 इंटू 2, सो 8, सो 9/8। पहले केस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं यूडीएल में, बिल्कुल हर केस में कन्वर्ट कर सकते हो, पर क्योंकि पहले वाले केस में यूडीएल का रिजल्ट पता ही है तो मैं क्यों कन्वर्ट करूंगा, उसमें मेरी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी बल्कि। तो पहले वाले केस में मैंने यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया, माई कैलकुलेशन विल इंक्रीज। दूसरे वाले केस में स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है इसलिए पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया उसको। थीटा की वैल्यू कितनी है पॉइंट लोड के लिए? थीटा PL/2 EI, तो P कितना है हमारा? WL, तो P है हमारा WL। सो WL, सो WL, L की जगह क्या आ गया? L/2 अपॉन 2 EI। जरा सॉल्व करना है, डेल्टा 2 कितना आ रहा है? व्हाट इज डेल्टा 2 कमिंग आउट? सिंप्लीफाई करके बताओ। तो WL² अपॉन 2 EI, सिंप्लीफाई करके बताइए, पहले केस में भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, हो गया। ऐड करके बताओ कितनी वैल्यू आ रही है, व्हाट द वैल्यू कमिंग आउट? थीटा की वैल्यू, अच्छा ये L गलत डाल दिया इसके अंदर, थीटा में L गलत डाल दिया। L गलत कैसे डाल दिया? P की वैल्यू है WL, और PL² होता है तो 3L/2 का होल स्क्वायर इंटू L/2, सो WL4 बाय EI। जरा फैक्टर बताना कितना आ रहा है? फर्स्ट यूडीएल से हाफ यूडीएल माइनस कर सकते हैं, पहले यूडीएल से, पहले हाँ पूरा यूडीएल नहीं कर सकते। आप बोल रहे हो कंप्लीट वाले को यूडीएल ले लूं, यही चीज बोल रहे हो, और फिर इसमें से पहला वाला यूडीएल घटा दो तो वो दूसरा वाला आ जाएगा। हाँ तो दूसरा वाला आ जाएगा, फिर आपको ऐड करना पड़ेगा, देन यू टू फर्दर ऐड इट। 21/17, 9/16, दो अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं? शुभम बोल रहा है 9/16 और वो बोल रहा है 21/16। (27/16) कंफर्म है? 27/16
कंफर्म 27/16 तो 27/16 सेकंड टर्म बोला था। हाँ तो अब डेल्टा 1/डेल्टा 2 निकाल लो कितना आ रहा है। व्हाट इज डेल्टा 1/डेल्टा 2? 7 बाय पहले वाला कितना था? व्हाट वाज द फर्स्ट टर्म? 7/24 इंटू 27/16। कैलकुलेट कर लो जो आंसर आ रहा है, सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट जो भी रिजल्ट आ रही है आपकी। फोर्टीन बाई एट्टी वन सबका ही आ रहा है। 14/81 तो 14/81 इट कम्स आउट टू बी 14/81। देख लो इससे क्लोजेस्ट कोई आ रहा है ऑप्शन। तो 14 मतलब 2 से डिवाइड कर दूं तो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है? कैलकुलेशन सही करिए ना, कैलकुलेशन सही करिए सबने। तो कैलकुलेशन सही करिए तो 7/41 के आसपास आंसर आ रही है। तो आप लोगों ने जो कैलकुलेशन करके दी उसके हिसाब से निकाला मैंने डी ऑप्शन 7/40। चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। कर्न ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉलम इज हैविंग डैश शेप। रेक्टेंगुलर कॉलम कर्न क्या होता है? कर्न इज द रीजन जिसमें अगर आपने लोड अप्लाई किया कहीं पर भी टेंशन डेवलप नहीं होगी। नो वेयर द टेंशन विल बी डेवलप्ड, नो वेयर द टेंशन विल बी डेवलप्ड, कहीं भी टेंशन डेवलप नहीं होगा। सो कर्न वो रीजन होता है किसी भी सेक्शन में जहां पर अगर आपने लोड अप्लाई किया, ये बी है, सॉरी अगर ये बी है और ये डी है तो टेंशन डेवलप नहीं होगी। नो वेयर द टेंशन विल बी डेवलप्ड। तो ये क्या निकल के आती है? दिस इज b/3, दिस इज d/3। तो इट इज ऑफ द शेप ऑफ डायमंड, डायमंड शेप का होता है। हाँ रोम्बस बोल सकते हो, डायमंड शेप का। b/3 d/3 साइज होती है इसकी। जल्दी करो सवाल खत्म करने हैं। इन द एनालिसिस ऑफ द थिन सिलेंडर assumptions made are रेडियल स्ट्रेस इज नेग्लेक्टेड, सही बात है। Hoop stress and longitudinal stress distribution across the section is uniform, सही बात है। both are true, दोनों assumptions correct है, both the assumptions are correct। so ये बोल रहा है कि आई सेक्शन जो थिन सिलेंडर है उसके अंदर assumption है रेडियल स्ट्रेस नेग्लेक्ट होता है, हुप स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट होती है। सो बोथ दी ऑप्शंस आर करेक्ट। इन एन इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन गेज द क्वांटिटी मेजर टू डिटरमाइन द स्ट्रेन, क्या क्वांटिटी मेजर करता है? ये रेजिस्टेंस मेजर करता है, इट मेजर द रेजिस्टेंस। ये इलेक्ट्रिकल का सवाल था। हम भी स्ट्रेन गेज लगाते हैं, हम स्ट्रेन मेजर कर रहे होते हैं वी मेजर स्ट्रेन, ये रेजिस्टेंस मेजर कर रहा होता है, इट मेजर्स द रेजिस्टेंस। इन द अबव केस द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन, इस सवाल में डायग्राम मिसिंग था, डायग्राम इज मिसिंग। नाउ सिंस डायग्राम इज मिसिंग कैन नॉट बी कंप्यूटेड, कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, सो कैन नॉट बी कंप्यूटेड। चलो आगे बढ़ते हैं। A bar AC is shown in the figure below, given below, which is fixed at both the ends and is subjected to torque T at point B. AB 1/3 है, तो ये 1/3 है, ये 2/3 है। टॉर्क एट द एंड A, तो ये दोनों फिक्स एंड है, तो फिक्स एंड है। फिक्स एंड पे क्या कंडीशन है हमारी जो रोटेशन होगी वो कितना निकल के आएगा? सेम निकल के आएगा। सो थीटा A विल बी इक्वल टू थीटा B, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रोटेशन विल कम आउट टू बी सेम। जो एक रिलेशनशिप ये है और दूसरा टॉर्क विल बी इक्वल टू टोटल TA प्लस TB, तो TA प्लस TC। सो टोटल टॉर्क जो अप्लाई किया आपने वो आएगा TA प्लस TC, और ये थीटा A विल बी इक्वल टू थीटा C। थीटा A हमारा थीटा C के बराबर निकल के आएगा। अब वैल्यू पुट कर दो टॉर्शन फॉर्मूला से,
टॉर्शनल फॉर्मूला क्या बोलता है? टी बाय जे इज इक्वल टू जी थीटा बाय एल. सो थीटा की वैल्यू कितनी हुई हमारी? सो थीटा इज इक्वल टू टी एल बाय जे जी. वैल्यू पुट करना जरा. तो टी ए एल बाय 3 जे जी, दिस इज इक्वल टू टी बी 2L बाय 3 जे जी. क्या रिजल्ट निकल के आई? व्हाट रिजल्ट इज बीइंग ड्रॉन? रिजल्ट मिला हमें टी ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, सॉरी टी सी है ये, टी ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी सी. सो टी ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी सी. वैल्यू पुट कर दो ऊपर. सो टी इज इक्वल टू टी ए प्लस ट्वाइस ऑफ टी सी. सो टी ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी सी. तो टी सी प्लस ट्वाइस ऑफ टी सी. तो टी सी कितना आ गया? टी सी आ गया टी बाय 3. तो टी ए कितना आ गया? 2T बाय 3. तो आपसे क्या पूछा था इसने? टी ए की वैल्यू पूछी थी. सो इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच? आंसर क्या निकल के आ गया? सी निकल के आ गया. सो आंसर इज सी. स्टैंडर्ड रिजल्ट है. हाँ, डायरेक्टली भी कर सकते हो. यू कैन डू इट डायरेक्टली ऑल्सो. अगर आपको रिजल्ट याद है, एक्सप्रेशन याद है, यू कैन डू इट डायरेक्टली ऑल्सो. तो डायरेक्टली भी कैलकुलेट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. जल्दी करो, 4 सवाल है. मेरी दूसरी क्लास भी है इसके बाद. A shaft is of diameter d and shaft B is of diameter 2d. The ratio of the polar modular section. The ratio of the polar modular section. तो polar modular section कितना होता है? Polar modular section. So polar modular section ZP. ZP is equal to how much? Polar moment of inertia divided by d by 2. So pi d4 by 32 into d by 2. तो कितना आ गया? Pi d cube by 16. तो directly proportional to d cube. सो आप बोल सकते हो जेड पी ए बाय जेड पी बी. तो एक है डी क्यूब, दूसरा है 2D क्यूब. तो आंसर क्या आ गया हमारा? 8. 16 कहां से आएगा बेटा? 16 कहां से आएगा? 8 है ना रेशियो. क्यूब है क्यूब. पोलर मॉडुलस ऑफ सेक्शन पूछा है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पूछा हुआ है. पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पूछा हुआ है, पोलर मोमेंट ऑफ सेक्शन पूछा हुआ है आपसे. ध्यान रखना इस चीज का. पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय आर. चलो. इन फाइंडिंग रेनॉल्ड्स नंबर द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ अ सर्कुलर पाइप इज टेकन एज डी. कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कितनी हो गई? डी. ये तो सिंपल सवाल है. इट इज अ सिंपल प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं है इसके अंदर. इन केस ऑफ रेनॉल्ड्स फ्लो, लॉस ऑफ प्रेशर हेड इज प्रोपोर्शनल टू v raised to the power n. V raised to the power n. V is the mean velocity and n forms. तो V raised to the power n. n कितना होता है टर्बुलेंट फ्लो के लिए? 1.7522. स्टैंडर्ड रिजल्ट. टर्बुलेंट फ्लो के लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट. लॉस ऑफ प्रेशर हेड इन द पाइप. सो 1.7522. सो 1.7522. ठीक है. If Froude's number in open channel flow is less than 1, flow is Froude's number less than 1, subcritical, equals to 1, critical, greater than 1, supercritical. 1 से ज्यादा होगा supercritical. Last problem. The most efficient theoretical section to get maximum discharge for a given cross section. सबसे एफिशिएंट सेक्शन जो मैक्सिमम डिस्चार्ज निकाल के दे इस सर्कुलर सेक्शन. ये हमारा सर्कुलर सेक्शन है. सो दिस इज अवर सर्कुलर सेक्शन. थोड़ा थ्योरेटिकल बात कर रहा है. ट्रेपेजॉइडल हमारा प्रैक्टिकल है. ट्रेपेजॉइडल इज द प्रैक्टिकल सेक्शन व्हिच वी प्रोवाइड. वो थ्योरेटिकल सेक्शन की बात कर रहा है. प्रैक्टिकली सर्कुलर सेक्शन नहीं दिया जाता, प्रैक्टिकली ट्रेपेजॉइडल सेक्शन दिया जाता है. प्रैक्टिकली वी प्रोवाइड ट्रेपेजॉइडल सेक्शन. सर्कुलर सेक्शन को मॉडिफाई कर लेते हैं थोड़ा सा. वी मॉडिफाई द सर्कुलर सेक्शन एंड प्रोवाइड इट. सो दिस कंप्लीट्स योर एंटायर पेपर. ये आपका एक पेपर कंप्लीट कर देता है. चलो, थैंक यू एवरीवन. बाकी अब कल करते हैं कंटिन्यू.
We'll continue it tomorrow. Thank you all.